दोस्तों सोचो अगर अपोकलिप्स आ जाए और तभी हमारे हीरो को एक सिस्टम मिल जाए जो उसे हर किल पर ढेर सारी करेंसी दे। फिर क्या उसने करेंसी से वेपन्स खरीदे और बन गया अपोकलिप्स का किंग। लेवल 1 के प्लेयर के रूप में जागा। उसके स्टैट्स एक सामान्य प्लेयर से भी नीचे थे। वो यामचा से भी कमजोर लेवल पर जागा था। अगर पॉइंट्स जोड़े जाएं तो जागने पर नॉर्मली 50 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 18 थे। किसी दूसरे लेवल 1 के प्लेयर की बराबरी करने के लिए उसे 6 या 7 लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। इस लूसर के पास कोई पैसिव स्किल्स भी नहीं है, लेकिन वो एक यूनिक बाय एंड सेल स्किल के साथ जागा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके पास अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीदने के लिए 2 बिलियन पॉइंट्स हैं। एलन मस्क, क्या ये तुम हो? शॉप में ऐसी लीजेंडरी आइटम्स भी खरीदना मुमकिन है जो सिर्फ कुछ टॉप रैंकर्स के पास ही हैं, और उनकी कीमत एक खजाना है। लेकिन जिस बात ने उसे वास्तव में हैरान किया वो ये थी कि शॉप में एक मिथिकल लेवल का आइटम था जो दुनिया में कहीं भी कभी नहीं देखा गया था। तब तक लीजेंडरी ही सबसे ताकतवर लेवल था, और शॉप में आगे देखते हुए उसे एक मेडिसिन आइटम मिला जो एक बिगिनर प्लेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन इसे केवल वही प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 100 से कम हो। यानी इसके साथ वो एक चीटिंग प्लेयर बन सकता है। थोड़ी देर में वो डंजन के चक्कर लगा रहा होगा। बस इंतजार करो और तुम देखोगे। लेकिन इस आइटम की कीमत 5 मिलियन क्वांजा है, जो डॉलर्स में लगभग 15 सेंट्स के बराबर है। जैसे ही वो उस जेम को खाता है उसे महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। स्ट्रेंथ का केवल एक पॉइंट ही बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। तो क्या वो आखिरकार ताकतवर बन पाएगा और अपने पिता को बचाने के लिए पैसे कमा पाएगा, जो माना सिकनेस के कारण अस्पताल में भर्ती हैं? ये सब तब शुरू हुआ जब पोर्टल्स दिखाई दिए, मॉन्स्टर्स सामने आए, लोग जागे और कुछ लोग गहरी कोमा में चले गए। मुझे लगता है मैंने ये कहानी पहले भी कहीं देखी है। उसके पिता की बीमारी का इलाज एक हाई रैंक मॉन्स्टर से मिलने वाला एक दुर्लभ माना स्टोन है। उसकी माँ सिर्फ मेडिकल बिलों को भरने के लिए दिन रात काम करती है। यहां तक कि उसकी बहन ने शादी के लिए बचाए गए सारे पैसे इस्तेमाल कर लिए और एक जॉब ढूंढ ली। अगर वो चाहे तो मैं उससे शादी करने के लिए काम करने को तैयार हूं। मैं ये डील ले लूंगा। वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़का था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी अवेकन होगा। लेकिन अब अवेकन होने के अलावा वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वापस शॉप में जाने पर उसे एक पैसिव बुक मिलती है जो माना कॉस्ट को 10% कम कर देती है। इसलिए वो इसे खरीदता है और इसे बस स्टोर करने के लिए एक बेतुकी कीमत पर दोबारा बेचने के लिए डाल देता है। दिक्कत यह है कि नीलामी की फीस 20% है। ये तो डकैती है। लेकिन अब काम की बात पर आते हैं। ये बॉडी बनाने और डंजन के चक्कर लगाने का समय है। इसलिए वो स्टैट्स बढ़ाने वाले बहुत सारे जेम्स खरीद लेता है। उस रात उसने कई जेम्स और बुक्स खा ली और अगले दिन उसने एक प्लेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया। लेकिन क्लर्क उसे देखकर हैरान रह गया। एक बूढ़ा आदमी रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकता है? शुरुआत में तो मुख्य किरदार को समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अचानक से बूढ़ा हो गया है। और जब उसने अपनी स्टेटस विंडो चेक की तो वो समझ गया जो पॉइंट्स उसने खर्च किए थे वो उसकी जिंदगी की उम्र थी। दूसरे शब्दों में, तुम ऐसे क्यों हो भाई? हमारा हीरो अब घर पर है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है। थोड़ा हिसाब किताब करने पर उसे एहसास होता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल और आधा महीना ही बचा है। इसलिए उसे ये पता लगाने की जरूरत है कि और पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। उसे अपना सामान बेचने का एक आइडिया आता है। चोई हानसुंग अपने निंटेंडो को चुनता है। पहले वो कंसोल का टेस्ट करता है। एक स्क्रीन उससे वीडियो गेम को उड़ती हुई इमेज में रखने के लिए कहती है। जब वो कंसोल को उससे छूता है तो वो हवा में गायब हो जाता है। उसी पल वो निंटेंडो सिस्टम में बिक्री के लिए दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि काम सही से हो गया। इन फीचर्स के साथ उसे ऑनलाइन इसके लिए शायद $60 ही मिलते। वो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है और बहुत ज्यादा कीमत तय करता है, ये उम्मीद करते हुए कि कंसोल के अंदर मौजूद 40 गेम्स काफी होंगे। निंटेंडो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाता है। अब चोई हानसुंग सोचता है कि क्या उसे बिक्री के लिए और सामान लिस्ट करना चाहिए। खजानों से भरे कमरे में एक लड़की फ्रस्ट्रेट है क्योंकि हर दिन शॉप में वही पुरानी चीजें लिस्ट होती हैं। उसे लगता है कि लोगों के बीच और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए। उसी पल स्टोर में एक नया आइटम दिखाई देता है। बिना दोबारा सोचे वो तुरंत उसे खरीदने के लिए दौड़ती है। चोई हानसुंग आखिरकार नॉर्मल वापस आ रहा है। न केवल इससे ये साबित होता है कि वे पॉइंट्स उसकी जिंदगी से जुड़े थे, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जब भी जरूरत हो वो उन्हें वापस पा सकता है। फिलहाल मिस्ट्री ये है कि लड़की को नहीं पता कि इन चीजों का क्या करना है। वह उत्सुकता से एक घड़ी को देखती है और ध्यान देती है कि नंबर अपने आप बदल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये एक रेयर आइटम क्यों है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है। एक और चीज जो वो देखती है वो है मोबाइल डेटा मांगने वाली एक स्क्रीन।
जाहिर है कि उसने कभी सेल फोन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। यहां वहां दबाने के बाद भी वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। लेकिन थोड़ी देर और छेड़ने के बाद उसे कुछ दिलचस्प मिलता है, एक मिरर मैजिक। वीडियो फंक्शंस में उसे कुछ मजेदार मिलता है और वो बटन दबाने का फैसला करती है। जो वो देखती है वो उसे हैरान कर देता है। वीडियो में एक ऐसा इफेक्ट है जो उसके सिर पर एक टोपी लगा देता है। वो एक पल के लिए सोचती है कि जो वो सोच रही है वो करे या न करे। लड़की एक सेल्फी लेती है और जाहिर तौर पर उसे ये पसंद आता है क्योंकि वो वापस जाकर और तस्वीरें लेती है। जो खुश नहीं है वो है दानव महिला। वो उन सभी आइटम्स को खरीदना चाहती थी, लेकिन किसी ने उससे वो मौका छीन लिया। अब समस्या ये पता लगाने की है कि ये चीजें किस काम आती हैं। यहां तक कि वो कोई सुराग ढूंढने के लिए जादू का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वीडियो गेम चालू करने के बाद भी उसे उससे कोई जादुई चीज महसूस नहीं होती। लेकिन बिना एहसास हुए लड़की हारने के बाद गेम ओवर स्क्रीन देखने तक घंटों खेलती रहती है। दुर्भाग्य से वो उस हार से जरा भी खुश नहीं है और दोबारा हारने की वजह से गुस्से में भड़क उठती है। शहर में चोई हानसुंग एक कार के सामने खड़ा है, लेकिन वो गाड़ी को बिक्री के लिए लिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि केवल वही चीजें बेची जा सकती हैं जो प्लेयर की खुद की हो। वह निराश हो जाता है और आखिरकार वहां से चला जाता है। रास्ते में हमारे हीरो को जमीन पर कुछ चीजें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। किसी वजह से मुख्य किरदार एक टूटे हुए पंखे को बिक्री के लिए लिस्ट कर पाता है। शायद केवल खास चीजें ही काम करती हैं और एक समय में स्टोर में अधिकतम 10 आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट भी है। चोई हानसुंग सेल्स मेन्यू खोलता है, लेकिन अंत में उसके पास शुरुआत की तुलना में कम पॉइंट्स बचते हैं। दुर्भाग्य से चीजें खराब चल रही हैं और कोई भी उससे कुछ नहीं खरीद रहा है। एक नया नोटिस आता है। मैसेज में कहा गया है कि चोई हानसुंग के नाम पर एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उसके द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स में समस्याओं की रिपोर्ट की गई है और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे बैन कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसकी लड़के को उम्मीद नहीं थी। अब उसकी प्राथमिकता अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को जितनी जल्दी हो सके कम करने की है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि सभी लिस्टेड आइटम्स बिक चुके हैं। किसी के सामान न खरीदने का डर तुरंत गायब हो जाता है। हमारा हीरो फिर कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला करता है। फिर से एक शिकायत आती है। मैसेज में कहा गया है कि 70% सामान को डिफेक्टिव माना गया है, इसलिए मामला सुलझने तक उसका अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। जाहिर तौर पर यह मैसेज उस सेल फोन के बारे में है जो बिना किसी वजह के बंद हो गया था। उस इंसान को नहीं पता कि रिचार्ज करने के लिए सामान को प्लग इन करना पड़ता है। सिगरेट, बियर और अन्य रोजमर्रा की चीजों के बारे में और मैसेज आते रहते हैं जिन्हें वो इंसान नहीं समझ पाता कि कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर वो मुख्य किरदार को सामान नहीं बदल कर देता है तो वे उसे धमकी दे रहे हैं। नतीजतन उसके स्टोर के विशेषाधिकार 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर मुख्य किरदार इन शिकायतों को ठीक नहीं करता है तो वो 3 महीने के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। हमारा हीरो सबसे पहले चार्जर के साथ एक नया सेल फोन भेजने की सोच रहा है। उसने यहां तक सोचा कि हो सकता है उसके ग्राहक पृथ्वी के ना हो, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि चीजें कैसे काम करती हैं। चोई हानसुंग इस संभावना पर भी विचार करने लगता है कि वे एलियंस हो सकते हैं। शायद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचना एक अच्छा विचार है। हमारा हीरो फिर एक ऑनलाइन स्टोर पर जाता है। सामान की कीमतें बहुत सस्ती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चोई हानसुंग के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अपनी जेब में देखने पर उसके पास केवल कुछ सिक्के हैं। लड़का अपनी स्किल बुक बेचने पर भी विचार करता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन तभी मुख्य किरदार को एक विचार आता है। वह अपने फोन पर टैप करता है और समय बीतने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। चोई हानसुंग बिना किसी परेशानी के अकेले ही सीमेंट की 3 बोरियां उठा रहा है। उसे इसके लिए तारीफ भी मिलती है। वर्कर्स में से एक पूछता है कि मुख्य किरदार पहले कहां काम करता था। हमारा हीरो झिझकते हुए जवाब देता है कि उसे बस इसकी आदत है। 3 दिन बीत जाते हैं। सस्पेंशन खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड बाकी हैं। चोई हानसुंग मुश्किल से इंतजार कर पा रहा है। पाबंदी आखिरकार हटा ली जाती है। बिक्री के लिए नए आइटम्स लिस्ट करने का समय आ गया है। लेकिन ठीक उसी पल एक नई शिकायत दर्ज हो जाती है। लड़का साफ तौर पर घबराया हुआ है। इससे पहले कि वो शिकायत पढ़ पाता, एक और मैसेज दिखाई देता है। बेचे गए 20 सामानों में से सभी पर शिकायतें मिली, जिसका मतलब है कि उसे एक बार फिर अगले 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में किसी ने उसके हर एक प्रोडक्ट के लिए शिकायत दर्ज की है। मैसेजेस में से एक मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति का है जो एक वीडियो गेम के काम बंद करने की शिकायत कर रहा है और अब मालिक इतना गुस्से में है कि वो हमारे हीरो को ढूंढकर मारने के लिए तैयार है। उसी व्यक्ति के एक के बाद एक और मैसेजेस आने लगते हैं
जिसमें मांग की गई है कि वो बिक्री के लिए नए सामान लिस्ट करे या टूटे हुए सामान को बदले। लेकिन चोई हानसुंग के पास अपनी समस्या को ठीक करने के लिए रिएक्ट करने का समय भी नहीं है। एक बार फिर वो 3 दिनों के लिए सस्पेंड हो जाता है, और अगर उसने इसे जल्दी हल नहीं किया तो सस्पेंशन 3 महीने में बदल जाएगा। वह ऐसा न होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक युवक इतना मजबूत हो सकता है। 3 दिन बाद हाथ में पेमेंट और कुछ बॉक्स अच्छी तरह से पैक करके हमारा हीरो सोच रहा है कि उसके साथ ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक आउट ऑफ कंट्रोल खरीदार है। वह फिर बिक्री के लिए बैटरी की एक जोड़ी लिस्ट करने की योजना बनाता है। उसका अकाउंट आखिरकार अनलॉक हो जाता है। वह जल्दी से अपना सामान बिक्री के लिए रखता है और वो तुरंत बिक जाता है। सबसे पहले एक नोटिस आता है कि 14 शिकायतें सुलझा ली गई हैं। इसके तुरंत बाद 4 और गायब हो जाती हैं। उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। चोई हानसुंग अपनी सफलता का जश्न मनाता है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो बिक्री के लिए और फोन या कंसोल लिस्ट करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उससे पहले करने के लिए कुछ और भी है। शायद उसके लिए एक प्लेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का समय आ गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने के लिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग स्कूल में 3 हफ्ते का कोर्स पूरा करना होता है। यदि वे फेल हो जाते हैं तो वे दोबारा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा फेल हो जाता है तो वे रजिस्टर करने का अधिकार खो देते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई जाग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप डंजन में शिकार करने वाला प्लेयर बन जाएगा। चोई हानसुंग बिना किसी समस्या के टेस्ट पास कर लेता है और आसानी से पास होने के लिए उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन प्लेयर्स में से एक को लगता है कि हमारे हीरो को ग्रेजुएट होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। एक लड़की को लगता है कि ऐसा कहना क्रूरता है, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। चोई हानसुंग पहले से ही जानता था कि इस तरह की चीजें होंगी। 3 हफ्ते बाद हमारा हीरो स्कूल से निकल रहा है। उसकी क्लास का एक ग्रुप मुख्य किरदार को अपने साथ जश्न मनाने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ तक कि लड़कों में से एक सुझाव देता है कि उन्हें सभी के साथ पीने बाहर जाना चाहिए, लेकिन मुख्य किरदार कहता है कि उसे व्यक्तिगत कारणों से घर जाना है। ग्रुप थोड़ा निराश लगता है, लेकिन चोई हानसुंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे शायद फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। रिसेप्शनिस्ट घोषणा करती है कि उसका कार्ड जारी कर दिया गया है। हमारा हीरो खुद से बहुत खुश है। आखिरकार उसके पास उसका हीरो लाइसेंस है। अब वो अपनी स्किल बुक बेच सकता है, और अगर वो कमाए गए पैसों से शिकार करना शुरू करता है तो वो जल्द ही अपने पिता का इलाज करा पाएगा। इक्विपमेंट रेंटल दुकान पर चोई हानसुंग एक बड़ी खरीदारी करता है, जिसका भुगतान वो अपने क्रेडिट कार्ड से करता है। क्लर्क बस चेतावनी देता है कि यदि वापसी की अवधि समाप्त हो जाती है तो जुर्माना लगाया जाएगा, और इसके अलावा वो हमारे हीरो को शुभकामनाएं देता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया में हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा है। बुनियादी उपकरण किराए पर लेना भी बहुत महंगा पड़ा, और इसके बिना गिल्ड उसे डंजन के करीब भी नहीं भटकने देगा। यह मत भूलिए कि प्रत्येक मिशन के लिए एक एंट्री फीस भी होती है। एक प्लाजा में कुछ ग्रुप्स घोषणा कर रहे हैं कि वे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए सदस्यों की तलाश कर रहे हैं। उनमें से एक डंजन फीस को कवर करने और व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करता है। टैंक और हीलर के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, जो कि समझ में आता है। भले ही डंजन का लेवल कम हो, फिर भी मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। उसकी स्टेटस विंडो पर यह साफ है कि हमारे हीरो ने अपने एट्रीब्यूट्स में काफी सुधार किया है और उसकी यूनिक स्किल आइटम्स खरीदना और बेचना है। उन स्टैट्स के साथ वो किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता था, लेकिन ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसकी योजना अकेले खरगोशों का शिकार करने की है, और ये नाटक करने की है कि उसने वो खास क्षमता खुद कमाई है जो उसने वास्तव में खरीदी थी। चोई हानसुंग पोर्टल्स में से एक की ओर बढ़ता है। स्टाफ मेंबर्स में से एक पूछता है कि क्या हमारा हीरो वाकई अकेला अंदर जा रहा है, और वो कंफर्म करता है कि वो अकेला ही जा रहा है। उसके बाद उसका रास्ता अप्रूव कर दिया जाता है। मुख्य किरदार जानता है कि वो आदमी शायद बिना ग्रुप के डंजन में जाने के लिए उसे जज कर रहा है, क्योंकि अनुभवी प्लेयर्स भी ऐसा नहीं करते हैं। सच तो ये है कि ये एक मिड गेम है और ये खतरनाक है। लोग लड़ाई में अपनी जान गंवा सकते हैं। यहाँ तक कि गार्ड्स में से एक सवाल करता है कि किसी में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो सकती है। वो आदमी कहता है कि घमंडी लोगों को कड़े सबक सीखकर ही समझ आती है। चोई हानसुंग आखिरकार पोर्टल से होकर कदम आगे बढ़ाता है। अब वो आधिकारिक तौर पर एक डंजन के अंदर है। माहौल एक अंधेरी गुफा का है जो केवल मशालों से रोशन है। शुरुआत में ही हमारे हीरो को कोई दिखाई देता है। एक ग्रुप सींग वाले खरगोश से लड़ रहा है। मुख्य किरदार को निश्चित रूप से उस आकार के जीव की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करने के लिए चोई हानसुंग बस देखने का फैसला करता है। ग्रुप लीडर प्रोवोकेशन के लिए कहता है। वह जीव ढाल वाले हीरो पर हमला करता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो उसे रोक सकता है, लेकिन उसका डिफेंस उड़ जाता है। उनमें से एक पूरे ग्रुप को हमला करने के लिए कहता है। 3 महीने का कोर्स करने के बावजूद
ये सभी लोग कुछ समय पहले तक सिर्फ आम लोग ही थे। इसीलिए ऐसे इंसान के लिए किसी मॉन्स्टर का शिकार करना लगभग नामुमकिन है। हील प्राप्त करने के बाद टैंक वापस खड़ा हो जाता है। खरगोश के चेहरे पर सीधा वार होता है। उसी पल ग्रुप उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। चोई हानसुंग को एहसास होता है कि उसने डंजन को सिर्फ इसलिए कम समझा क्योंकि वो लो लेवल का था। वॉरियर्स में से एक लकी स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। खरगोश खुद का बचाव करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बेकार जाता है। किस्मत से तलवार अपने निशाने पर लगती है। आखिरकार मॉन्स्टर हार कर गिर जाता है। चोई हानसुंग ध्यान देता है कि उन्हें इस लड़ाई में 8 मिनट लगे, जबकि बाकी ग्रुप्स को कम से कम 3 मिनट लगे थे। इस बीच गार्ड्स इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है। उनके बैज दिखाते हैं कि वे सुरक्षा अधिकारी हैं। जाहिर तौर पर वे केवल तभी ध्यान देते हैं जब कोई जानलेवा स्थिति में हो, जिसका मतलब है कि उसे गार्ड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके एट्रीब्यूट्स अकेले खेलने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा हैं। चोई हानसुंग स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट करता है। उसका शरीर लगभग अंधेरे में गायब हो जाता है। एक ग्रुप कुछ अन्य प्लेयर्स को बधाई देता है। वे गिल्ड नंबर 1 सू की असिस्टेंट और हीलर हैं। उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक हीलर अपनी पार्टनर से कहती है कि वे जो ढूंढ रहे हैं उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। सपोर्ट से राहत पाकर असिस्टेंट मुस्कुराती है। दूसरे असिस्टेंट्स कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी दिखाई देगा तो वे तुरंत रिपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़की केवल शिष्टाचार के कारण उन्हें धन्यवाद देती है। वे कहते हैं कि वो जो ढूंढ रही है उसे पकड़ने के लिए उसकी स्किल्स पर्याप्त से भी ज्यादा हैं, लेकिन असिस्टेंट पूरी तरह से सहमत नहीं दिखती है। दोनों एक ही समय में माफी मांगती हैं। ऐसा लगता है कि लड़कियां चिंतित हैं क्योंकि वे 15 दिनों से शिकार कर रही हैं। असिस्टेंट जो चाहती है वो चौथी क्लास में आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सींग वाले खरगोश के बॉस को ढूंढना होगा। लेकिन भले ही वो एक कमजोर मॉन्स्टर है, फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। फिर भी जिस पल वो दिखाई देगा वो उसे तुरंत खत्म करने का वादा करती है। दोनों अपने शैडो क्लॉक्स को एक्टिवेट करती हैं और डंजन में और गहराई में चली जाती है। जून पूछती है कि क्या उसकी पार्टनर ने अफवाहें सुनी हैं। वो कहती है कि टीम 3 की लीडर और टीम 2 का सपोर्ट सप्लाई वेयरहाउस में है। लेकिन इससे पहले कि वो गपशप जारी रख पाती, दोनों को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। परछाइयों के बीच कोई चल रहा है। एनी कहती है कि वो ऐसा नाटक करने वाली थी जैसे उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब वो भी इसे देख रही है। चिक्सून सोचती है कि लड़का अकेला आया है या अपने ग्रुप से अलग हो गया है। असिस्टेंट उस एडवेंचरर को अच्छे से देखती है। वह मान लेती है कि यह उसका दूसरा रन नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। तो रहस्य बना रहता है, वो अकेला क्यों है। एनी को और भी हैरान करने वाली चीज दिखाई देती है। लड़के ने किराए के उपकरण पहने हुए हैं। वो बस एक नौसिखिया है जो अकेला भटक रहा है। दोनों मान लेती हैं कि वो एक बेवकूफ है। इनमें से किसी एक का अकेले शिकार करने के लिए व्यक्ति को कम से कम लेवल 35 का होना चाहिए। 1 सेकंड में वे अपने शब्द वापस ले लेती हैं। एक ही वार में चोई हानसुंग खरगोश को मार गिराता है। हमारा हीरो कांप रहा है। उसे ये एहसास पसंद नहीं आया, लेकिन ये उसके परिवार के लिए जरूरी है। लेकिन वह पहला नहीं था। वो पहले ही कई शिकार कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई आइटम नहीं मिला है। मुख्य किरदार फिर से स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है और पीछे से एक और खरगोश पर हमला करता है, लेकिन फिर से उसे ये एहसास पसंद नहीं आता। लड़कियां उलझन में हैं। जून देखती है कि उसकी पार्टनर तनाव में है। एनी गहरी सोच में है। उसे 20 लेवल्स का नियम याद आ रहा है। जब कोई अपने लेवल के करीब के मॉन्स्टर का शिकार करता है तो उसे नॉर्मल मात्रा में एक्सपीरियंस और आइटम्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 लेवल नीचे के जीव का शिकार करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में एक भी आइटम न मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए एनी का मानना है कि लड़के का यहाँ पहला मौका होना चाहिए। जून पूछती है कि क्या उसकी पार्टनर उसे जानती है, लेकिन वो भी नहीं जानती कि वो लड़का कौन है। फिर भी फिलहाल वो बस उसे थोड़ा और देखना चाहती है। आखिरकार उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। चोई हानसुंग सडन एम्बुश को एक्टिवेट करता है और ऐसा लगता है कि लड़के की किस्मत अच्छी थी। जेम आखिरकार ड्रॉप हो जाता है। ये 5वां जेम है जिसे वो हासिल करने में कामयाब रहा है, लेकिन मुख्य किरदार ने कभी नहीं सोचा था कि लेवल अप करना इतना कठिन होगा। इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उसने उम्मीद की थी कि वो अब तक लेवल अप कर चुका होगा। अगर वीडियो गेम्स की तरह एक्सपीरियंस बार होता तो आसान होता। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि 1 घंटा और शायद काफी हो, लेकिन 5 घंटे बाद भी वो अभी भी उसी लेवल पर है। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर एक व्यक्ति को लेवल अप करने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगते हैं। वास्तव में हमारे हीरो को एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। जून कमेंट करती है कि माहौल भारी लग रहा है। चोई हानसुंग बहुत निराश है। पिछले 10 दिनों में उसने 100 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स कमाए,
लेकिन शिकार के एक पूरे दिन के बाद उसने कुल मिलाकर केवल 100 पॉइंट्स ही कमाए। इसके बावजूद वो पॉजिटिव रहना चाहता है। खरगोशों में से एक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। चोई हानसुंग अगले दौर के लिए तैयार होकर खड़ा हो जाता है। खरगोशों का एक झुंड उसकी ओर आता है। हमारा हीरो अगले हमले की तैयारी करता है। एक ही वार से वो एक बार में सभी मॉन्स्टर्स को काट डालता है। हमारा हीरो पहले से ही थका हुआ लग रहा है। खरगोशों में से एक उस पर कूदता है। एक साधारण सी चाल से वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। उसके बाद मुख्य किरदार को एक नया मैसेज मिलता है। अकेले 100 मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मुख्य किरदार को रैबिट हंटर का टाइटल मिलता है। चोई हानसुंग बदलाव का एनालिसिस करने के लिए एक ब्रेक लेता है। जो टाइटल उसने जीता है वो अब उसकी स्टेटस विंडो में दिखाई देता है। इसके कारण वो 2 यूनिक एट्रीब्यूट्स हासिल करता है, वाइटैलिटी में वृद्धि और रेयर तक रैंक अप करने का मौका। यह टाइटल कॉमन है और सिद्धांत रूप में इसे कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा होने से पहले लोग आमतौर पर लेवल अप कर लेते हैं, इसलिए लगभग कोई भी ये टाइटल हासिल नहीं कर पाता है। इसके कारण रेयर रैंक तक पहुंच पाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एनी को बहुत मजा आ रहा है। वह एक बड़ी मछली पकड़कर खुश है। असिस्टेंट ने अपनी आंखों से देखा कि उसने एक ही हमले में खरगोश का गला काट दिया। ये किस्मत हो सकती थी, लेकिन उसने उसे ऐसा कई बार करते देखा। जब वो घिरा हुआ था, तब भी लड़का एक ही वार से मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहा।